गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी मीन्स कंपनी का निर्माण। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कंपनी का किस प्रकार से निर्माण किया जाता है। सबसे पहले बच्चों अगर हम देखें तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक अधीन व्यक्ति मानी जाती है, क्योंकि कंपनी का जन्म कानून के द्वारा ही होता है। क्योंकि मनुष्य का जन्म तो एक प्राकृतिक रूप से एक माँ के द्वारा जन्म होता है, दिया जाता है, लेकिन कंपनी का जन्म जो होता है वह कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी अगर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा लेती है इस एक्ट के अंतर्गत तो कंपनी का जन्म माना जाता है, या हम कहें अपनी वैधानिक रूप से अस्तित्व में आ जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपनी का फॉर्मेशन, की कंपनी का निर्माण किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम देखें तो कंपनी के फॉर्मेशन के लिए कुछ स्टेजेस होती है, उन स्टेजेस को फॉलो करना होता है और उसके लिए प्रोसीजर होता है। उन पॉइंट्स को उनको प्रोसीजर फॉलो करते हुए कंपनी का निर्माण किया जाता है। तो एक कंपनी के निर्माण के लिए सर्वप्रथम एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है। और कंपनी के निर्माण के लिए सर्वप्रथम जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार आता है कि कंपनी जब बनाई जानी चाहिए तो उसे हम प्रवर्तक कहते हैं, क्योंकि प्रवर्तक ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सबसे पहले कंपनी के बारे में के रूपरेखा मन में तैयार करता है कि मुझे कंपनी बनानी है और उस कंपनी निजी कंपनी होगी या सार्वजनिक कंपनी होगी, कंपनी का नाम क्या होगा, या मतलब हम कहें कंपनी के संबंध में जो कार्य किए जाने हैं उनके बारे में जिसके मुझसे सबसे पहले विचार आता है वही कंपनी का प्रमोटर माना जाता है। तो जो प्रमोटर होता है वह कंपनी के निर्माण संबंधी सभी आवश्यक क्रियाकलापों को करता है ताकि कंपनी का निर्माण किया जा सके। और कंपनी के निर्माण के लिए जो ये लंबी प्रोसीजर है वो लंबी प्रोसीजर होता है, इसमें अनेक व्यक्तियों को मिलकर कार्य करना होता है, तब कहीं जाकर कंपनी अस्तित्व में आती है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि कंपनी के निर्माण की अवस्थाएं कितने प्रकार की होती है, एक कंपनी को बनाए जाने के लिए किन किन अवस्थाओं से गुजरना होता है। तो कंपनी निर्माण की हम देखें तो इस अवस्था को हम कुल 4 भागों में बांट सकते हैं। इन चारों अवस्थाओं से होकर कंपनी अस्तित्व में आती है। तो हमारा टॉपिक है, जो इस टॉपिक में देखते हैं फॉर्मेशन स्टेजेस ऑफ अ कंपनी मीन्स कंपनी के निर्माण की अवस्थाएं। सबसे पहले अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा, फर्स्ट स्टेज होगी हमारी परिवर्तन अवस्था जिसे हम प्रमोशन स्टेज कहेंगे। सेकेंड इज़ अ समायोजन अवस्था मीन इनकॉर्पोरेशन स्टेज। थर्ड इज़ अ पूंजी अभिधान अवस्था जिसे हम कहेंगे कैपिटल सब्सक्रिप्शन। एंड फोर्थ एंड लास्ट इज़ अ व्यापार प्रारंभ करने की अवस्था मीन स्टेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो एक कंपनी इन चारों स्टेप बाय स्टेजेस से गुजर कर ही अपने कंपनी के निर्माण के कार्य को पूरा करने में सफल होती है। यानी एक कंपनी को इन चारों स्टेजेस में रहकर अपने क्रियाकलाप करने होते हैं। तो हम सबसे पहले अगर हम देखें प्रवर्तन अवस्था में, तो प्रवर्तन अवस्था कहलाती है, जैसे मैंने आपको बताया जिसमें प्रवर्तक कार्य करते हैं वे कंपनी के प्रमोशन संबंधित समस्त कार्यों को करते हैं। देखते हैं कि कंपनी का प्रवर्तन किया जाना है, कंपनी का क्या नाम होगा, कंपनी क्या व्यवसाय करेगी, कंपनी किन उद्देश्यों को लेकर कार्य करेगी, कंपनी की अंश पूंजी क्या होगी, कंपनी प्राइवेट कंपनी होगी या पब्लिक कंपनी होगी, किस रूप में कंपनी का गठन किया जाना है। इन सारी बातों में विचार जो कार्य होता है वो प्रवर्तक के माध्यम से होता है। तो वह कार्य सारे प्रवर्तन अवस्था के अंदर शामिल होते हैं। सेकेंड है हमारा समावेशन अवस्था, मतलब इनकॉर्पोरेशन स्टेज। जब प्रमोशन स्टेज हमारी कंप्लीट हो जाती है देन हम समावेशन अवस्था में प्रवेश करते हैं, मतलब इनकॉर्पोरेशन स्टेज में आते हैं। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण किया जाएगा, क्योंकि कंपनी जब तक लीगली रजिस्टर्ड नहीं होगी कंपनी अस्तित्व में नहीं आएगी। तो जिस तरह से आज हम कहीं प्रवेश लेते हैं तो हमें उसके लिए कोई फॉर्म भरना होता है। मान लीजिए महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं या किसी स्कूल में हम प्रवेश लेते हैं, सबसे पहले हमें वहाँ का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है, तब वहाँ पर हमारा दाखिला होता है। तो ठीक इसी प्रकार जो कंपनी किसी व्यवसाय के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहती है तो उसे रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरना होगा। उस फॉर्म को भर के उसे कंपनी रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराना होगा और उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है फाइल करके आपको जमा कराने होंगे। उसके पश्चात जो कंपनी रजिस्ट्रार है वो ये देखिएगा कि जिस कंपनी ने अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है उसकी सारी वैधानिक औपचारिकताएं लीगल फॉर्मेलिटी से कम्प्लीटली पूरी हो चुकी है या नहीं। यदि फुली कंप्लीट हो चुकी है
तो फिर उसके पश्चात वो उसके डॉक्यूमेंट उसने की लगाए हैं उसको वेरीफाई करेगा, उसकी जांच करेगा और देखिएगा कि सभी बातें सत्य हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए रिक्वायरमेंट आपने पूरी की है या नहीं की है। उसके बाद संतुष्ट होने के पश्चात ही कंपनी रजिस्ट्रार इस बात का निर्णय लेगा कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाने लायक है या नहीं। यदि रजिस्टर कंपनी के द्वारा किए गए आवेदन से संतुष्ट हो जाता है तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कर दिया जाता है और कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंपनी अपने नाम का उपयोग करते हुए अस्तित्व में आ जाती है। यदि कंपनी का निजी कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन होगा तो कंपनी अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द का यूज़ करेगी और यदि सार्वजनिक कंपनी होगी तो केवल कंपनी के नाम के साथ सार्वजनिक लिमिटेड शब्द का उपयोग ही पर्याप्त होगा। वर्तमान में हम देखिए तो जैसे निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है हमारी, रिलायंस जो कंपनी है वो निजी कंपनी है तो वो अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द का उपयोग करती है। तो इस तरह से समकालीन अवस्था पूरी होने के बाद कंपनी वैधानिक रूप से अस्तित्व में आती है। थर्ड स्टेप हमारा पूंजी अभिधान अवस्था। पूंजी अभिधान अवस्था में जिसे हम कहेंगे कैपिटल सब्सक्रिप्शन प्रोसेस। तो इस अवस्था के अंतर्गत एक कंपनी जो होती है अपने व्यवसाय को चलाने के लिए अपनी जो पूंजी की व्यवस्था करती है कि ये कंपनी जो होती है उसमें पार्षद सीमा नियम और अंतर नियमों के ध्यान रखते हुए कार्य करना होता है और पार्षद सीमा नियम और अंतर नियमों के अंतर्गत भी व्यवस्था होती है कंपनी किस प्रकार के अधिकारों में रहकर कार्य करे। तो जब यदि कंपनी अपने पूंजी अभिधान के अंतर्गत ये देखती है कि कंपनी की पूंजी अभिधान की प्रक्रिया में उसे गुजरना होता है तो उसमें देखती है कंपनी अपनी पूंजी किस प्रकार प्राप्त कर पाएगी। तो उसके लिए इसके दो विकल्प होते हैं, चाहे तो कंपनी अपनी पूंजी की व्यवस्था अपने निजी स्रोत के डायरेक्टर इस तरह से कर सकती है। तृतीय सेकेंड स्टेज जो उसका अल्टरनेटिव हो जनता से आमंत्रित कर सकती है जनता को खरीदने के लिए अंश खरीदने के लिए। तो पूंजी अभिधान अवस्था के अंतर्गत कंपनी क्या करती है अपने एक प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। प्रॉस्पेक्टस इशू करती है कि सार्वजनिक कंपनी ही अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी जिसके अंतर्गत कंपनी के संबंधित समस्त जानकारी का विवरण होगा कि कंपनी का क्या नाम है, कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी की अंश पूंजी कितनी है, कंपनी की अंश कितनी राशि मूल्य राशि के है, कंपनी अंकित मूल्य पर इशू कर रही है, डिस्काउंट पर इशू कर रही है, जो भी उसकी टर्म कंडीशन होगी वो सब उस विवरण में लिखी होगी। तो सार्वजनिक कंपनी अपने प्रॉस्पेक्टस जारी करती है ताकि जनता उसकी अंश पूंजी कंपनी में विनियोग कर पाए। तो पूंजी अभिधान व्यवस्था के लिए कंपनी को अपने अंश आवंटित करने होते हैं और अंशों को खरीदकर अंशधारी जो सदस्य बनना चाहते हैं कंपनी की पूंजी का विनियोग करते हैं। और किसी भी सार्वजनिक कंपनी की न्यूनतम पूंजी अभिधान की जो राशि है जब तक एकत्रित नहीं हो जाती ये अपने व्यवसाय का प्रारंभ नहीं कर सकती। तो कंपनी सार्वजनिक कंपनी हम निर्माण में देखिए तो ये महत्वपूर्ण स्टेज होती है जो कि व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व की अवस्था मानी जाती है, क्योंकि जब तक कंपनी न्यूनतम अभिधान में राशि की बराबर राशि प्राप्त नहीं कर लेगी वह अपने व्यवसाय को प्रारंभ नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से उसे कैपिटल सब्सक्रिप्शन भी करना होता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा फोर्थ है व्यवसाय प्रारंभ करने की अवस्था। तो बच्चों जब पूंजी अभिधान की व्यवस्था संपूर्ण कंप्लीट हो जाएगी तो कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने की अवस्था में प्रवेश होगा। तो एक निजी कंपनी जो होती है यह बात हमें ध्यान रखनी है कि एक निजी कंपनी होती है तो उसे क्योंकि उन्हें पूंजी की व्यवस्था वो स्वयं करती है तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद वो अपने व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है क्योंकि वो अपने प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करती है। लेकिन सार्वजनिक कंपनी क्योंकि वह वित्त की व्यवस्था अंश पूंजी के माध्यम से करती है, वो अपनी अंश जनता को खरीदने के लिए आमंत्रित करती है तो इसलिए वो अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करती है और प्रॉस्पेक्टस इशू करने के पश्चात उसे पूंजी अभिधान राशि प्राप्त होती है। तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय प्रारंभ करने की अवस्था के अंतर्गत अपने व्यवसाय प्रारंभ तभी कर पाएगी जबकि वह न्यूनतम अभिधान की राशि प्राप्त कर लेगी। तो इस तरह से बच्चों एक कंपनी को निर्माण के लिए चाहे वो निजी कंपनी हो सार्वजनिक कंपनी इन अवस्थाओं से गुजरने के पश्चात ही कंपनी के निर्माण की जो स्थिति आती है वो कंप्लीट होती है, कंपनी स्थिति में आती है, अपने व्यवसाय का प्रारंभ कर पाती है। तो इस तरह से हमने देखा प्रवर्तन अवस्था कंपनी के निर्माण की प्रथम सीढ़ी है क्योंकि इसके अंतर्गत ही सर्वप्रथम कंपनी निर्माण के संदर्भ में विचार आता है कि किस प्रकार की कंपनी का निर्माण किया जाना चाहिए और उसके बाद इसमें अंतर जाँच पड़ताल की जाती है तो निर्णय लिया जाता है कि कंपनी की व्यवसाय चलाने के लिए किस प्रकार संसाधन प्राप्त किए जाएंगे और उसके लिए हमें क्या कार्यवाही करनी होगी। और सेकेंड स्टेज है हमारी समावलन अवस्था, इसके अंदर प्रवर्तक कंपनी के समावलन संबंधी कार्रवाई करता है
और कंपनी अधिनियम 2013 की व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाता है या कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है। इसे हम कंपनी रजिस्टर्ड भी कहते हैं। और कंपनी अधिनियम के अंतर्गत तो यहाँ तक व्यवस्था है कि कोई भी कंपनी अगर चाहे तो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। तो इस तरह से अगर हम देखिए कंपनी का समावलन होने के बाद ये कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन बनती है, क्योंकि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति मानी जाती है। कंपनी का जन्म विधान द्वारा ही होता है और कानून का पूरा पंजीयन कराने के पश्चात ही कंपनी अस्तित्व में आती है। जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा कंपनी कानूनी रूप से वैधानिक नहीं मानी जाएगी। और थर्ड स्टेप में हमने देखा कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद समावलन होने के बाद कंपनी को पूंजी विधान की व्यवस्था की अवस्था में प्रवेश होता है। कंपनी को पूंजी विधान की व्यवस्था देखनी होती है कि किस प्रकार से अपनी अंश पूंजी इकट्ठा करेगी, जनता को आमंत्रित करेगी, कितनी अंश पूंजी वसूलेगी, कितने मूल्य पर वो अंश अपने जारी करेगी। और अंतिम जो अवस्था है हमारी वो है कंपनी के निर्माण की अंतिम अवस्था व्यापार प्रारंभ करने की अवस्था कहलाती है, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक कंपनी न्यूनतम पूंजी और विधान की राशि जुटा लेने के पश्चात अपना व्यवसाय प्रारंभ करने की स्थिति में होती है और उसे व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि चारों स्टेप जो है हमारा स्ट्रिक्टली फॉलो होंगे, वैधानिक रूप से कानूनी रूप से सभी औपचारिकताओं को पूर्ण होने के पश्चात ही कंपनी वैधानिक रूप से अस्तित्व में आती है और उसका निर्माण संभव होता है। तो स्टूडेंट्स, जब भी हमें कंपनी का निर्माण करना होगा तो हमें इन चारों ही स्टेप को फॉलो करना होगा, तभी कंपनी वैधानिक रूप से अस्तित्व में आएगी, अपने व्यवसाय को प्रारंभ करने की स्थिति में शामिल होगी। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही कहना चाहूँगी। अगला टॉपिक हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब के लिए तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।